सिसिफस ग्रीक माइथोलॉजी की स्टोरीज का एक अहम किरदार है। देवता तभी दंड देते हैं जब कोई अपने आप को उनके बराबर या उनसे बेहतर समझने लगे। पुराने टाइम में ग्रीक के लोगों का ऐसा ही मानना था। सिसिफस की कहानी जानने के लिए आप इस बुक समरी को सुनते रहें, आपको किसी भी चैप्टर में उसकी कहानी सुनने को मिल जाएगी। ये है स्टोरियस और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बुक समरी ऑफ द मिथ ऑफ सिसिफस। द मिथ ऑफ सिसिफस इन फ्रेंच इसको बोला जाएगा ले मिथे डे सिफिसे। इसे लिखा अल्बर्ट कामू ने 1942 में एक फिलोसॉफिकल एसे के रूप में। कामू सोरेन किरकेगार्ड, आर्थर शोपेनहावर और फ्रेडरिक नीत्शे जैसे फिलोसोफर से बहुत इम्प्रेस थे। कामू ने एब्सर्डिटी पर अपने फिलोसॉफिकल व्यूज को शेयर किया। एब्सर्ड क्या होता है? एब्सर्ड मतलब कोई भी चीज ऐसी की जो इस सोसाइटी के अंदर अजीब लगे या मेल ना खाती हो। एब्सर्डिज्म एक तरह का फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल है जिसमें यूनिवर्स को इलॉजिकल और मीनिंगलेस कहा जाता है। इसमें यह कहा गया है कि जो लोग लाइफ का मीनिंग ढूंढने में लगे हुए हैं, दरअसल वो स्ट्रगल एकदम बेकार है। कामू कहते हैं कि ये स्ट्रगल लॉजिकल ह्यूमन बीइंग और एक इलॉजिकल यूनिवर्स के बीच में है। एब्सर्डिटी ये क्लेम करती है कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। हर किसी के इस फिलॉसफी के लिए अलग अलग व्यूज हैं, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे मानना चाहते हैं या नहीं। अगर आप नहीं मानना चाहते तो आप अपनी लाइफ के मीनिंग को खोजने में लगे रह सकते हैं। एब्सर्डिटी भगवान की एब्सेंस का एक डायरेक्ट रिजल्ट है। भगवान के बिना ह्यूमन डिजायर्स और वर्ल्ड के बीच में एक स्ट्रगल है। द मिथ ऑफ सिसिफस में कैमस ने एब्सर्डिटी के इस कंसेप्ट को क्लियर किया है। एब्सर्डिज्म इस कंसेप्ट के साथ आता है कि दुनिया रेशनल नहीं है और ह्यूमंस एक दूसरे के सामने इरेशनल चीजों पर बहस करते हुए खड़े हुए हैं। एब्सर्डिज्म ह्यूमन नेसेसिटीज और वर्ल्ड के अननेसेसरी साइलेंट के बीच में टकराव से पैदा होता है। इस टकराव को बहुत अच्छी तरीके से कामू ने अपनी बुक द प्लेग में एक बच्चे की दर्दनाक मौत के साथ दिखाया है। जब दुनिया में प्लेग फैला तो ऐसा लगा कि प्लेग की मनमानी ह्यूमन के एग्जिस्टेंस की एब्सर्डिटी के इक्वल है। एग्जिस्टेंस की एब्सर्डिटी सुसाइड पर भी क्वेश्चन करती है। द मिथ ऑफ सिसिफस फ्यूटिलिटी मतलब मीनिंगलेस की एक पावरफुल इमेज है। एक ग्रीक मैथोलॉजिकल स्टोरी के कैरेक्टर सिसिफस को पॉइंट मानकर कामू ने ये दिखाया है कि हम उस कहानी को एक अलग तरीके से भी देख सकते हैं, उसको एक पॉजिटिव रूप में भी देख सकते हैं, जिसे सदियों से एक नेगेटिव तरीके से दिखाया गया। अब एक क्वेश्चन आता है, एब्सर्डिटी का नोशन कहाँ से आता है? कामू अपने उस एक्सपीरियंस और उस सेंटर पॉइंट को आउटलाइन करते हैं जहां से एब्सर्डिटी राइज होती है। कामू के लिए एब्सर्डिटी कोई एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट नहीं है। अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है या सन किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये बहुत ज्यादा बोरिंग टॉपिक है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कामू कहते हैं, क्योंकि उनका प्रिंसिपल ऐसा ही कुछ सोचता है। दूसरी ओर बहुत से लोग अपने आप को खत्म कर देते हैं, उनको लगता है कि ये लाइफ तो बिल्कुल बेकार है। और दूसरी ही तरफ कुछ ऐसे लोग देखते हैं कि जो जीने के लिए कुछ ना कुछ रीजन ढूंढ लेते हैं। कामू लाइफ के मोनोटोनस बिहेवियर पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि पहले जागना, कपड़े पहनना, काम पर जाना, ये काम करना, वो काम करना, ऑफिस में जाना, इतने घंटे बिताना, फिर लंच करना, फिर 4 घंटे और काम करना, डिनर और इसके बाद सो जाना। और इसी तरह से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को भी उसी ट्यून में ऐसे ही रिपीट करते रहना। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैटर्न आगे बढ़ता रहता है और जिस दिन किसी को इन सब चीजों से बोरियत हो जाती है, वो थक जाता है, तब कई बार वो अपनी लाइफ को खत्म करने की सोचता है। लेकिन कामू सुसाइड को सपोर्ट नहीं करते। उन्होंने द मिथ ऑफ सिसिफस में लिखा है, कामू के लिए दोबारा से अपनी लाइफ की एनर्जी को पाना ही लाइफ है। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल कहते हैं, हर चीज के लिए क्यूरियस रहना और हमेशा सरप्राइज वाली फीलिंग में रहना ही एक फिलोसफी की स्टार्टिंग है। कामू के लिए फिलोसफी की स्टार्टिंग एब्सर्ड एक्सपीरियंसेस हैं। कामू ने 3 रास्ते बताए हैं। पहला है रेवोल्यूशन, खुद को खत्म करने के आगे ना झुकें या होप या डिप्रेशन से ना भागें। दूसरा है फ्रीडम, अपने आप को एक्सेप्ट करें कि हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करने और सोचने के लिए फ्री हैं। थर्ड है पैशन, लाइफ को एकदम कंप्लीट एक्सपीरियंस करें। कामू ने लिखा कि इस तरह के 3 एब्सर्ड रिजल्ट से कंक्लूजन ये निकलता है कि जो उनका रेवोल्यूशन, उनकी फ्रीडम और उनका पैशन है, वही उनको जीने के लिए आगे रास्ता देता है। खुद को खत्म कर लेना इस थॉट के ही अगेंस्ट है कामू। उस वर्ड के इस्तेमाल से ही मैं बच रहा हूँ जिसे मैं खुद पसंद नहीं करता। अगर आप भी किसी डिप्रेशन या किसी तरह की प्रॉब्लम में हैं, तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपको खुद को पुश करना होगा।
एक बात आपको समझनी होगी कि आपकी हेल्प करने के लिए आपके अलावा कोई और आपसे बेहतर नहीं होगा। इस वर्ल्ड में हर चीज कंफ्यूजन क्रिएट करने में कंट्रीब्यूशन करती है। लोगों ने वर्ड से खेला है और ये बिलीफ कायम करने के लिए दिखावा किया है कि लाइफ को मीनिंग देने से, मना करने से ये डिक्लेयर हो जाता है कि ये लाइफ जीने लायक नहीं है। इंसान को हर चीज को एक साइड रख देना चाहिए और सीधे सीधे रियल प्रॉब्लम पर जाना चाहिए। कोई अपने आप को खत्म कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि लाइफ जीने लायक नहीं है। ये सच है, फिर भी ये कोई सच नहीं है क्योंकि इससे कोई रिजल्ट नहीं आया, इससे वो प्रॉब्लम नहीं खत्म हो गई। लेकिन क्या एग्जिस्टेंस का वो डिसरेस्पेक्ट और उसका इनकार कि वो है ही नहीं जिसमें वो डूबा हुआ है, इस फैक्ट से आता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। कामू ने 1940 में इस बुक पर काम करना शुरू किया था जब फ्रेंच फॉल हुआ था, जब लाखों रेफ्यूजीज जर्मन आर्मी से भाग गए थे। इस इवेंट का जिक्र आपको इस किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन रॉबर्ट जेरेस्की ये लॉजिक देते हैं कि इस इवेंट की वजह से ही कामू के अंदर इस तरह के थॉट्स आए थे। बुक समरी को यहाँ रोकते हुए मैं अपने व्यूअर्स और लिसनर्स को ये बताना चाहूँगा कि हमने एक स्टोरीज शॉर्ट का चैनल स्टार्ट किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर हम बुक्स से रिलेटेड शॉर्ट शेयर करते हैं और कुछ शॉर्ट वीडियोस भी शेयर की जाएंगी। प्लीज़ विजिट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बुक समरी को कंटिन्यू करते हैं। एब्सर्डिटी को अपनाने का मतलब है कि इरेशनल वर्ल्ड जो भी कुछ आपके सामने पेश करता है उसे अपनाना। लाइफ के मीनिंग के बिना वैल्यूज का कोई मेजरमेंट नहीं है। जो मायने रखता है वो है सबसे ज्यादा टाइम तक जिंदा रहना, ना कि बेस्ट लाइफ जीना। और इसमें कंक्लूजन बस यही निकलता है कि ये 3 रिजल्ट होते हैं। पहला है रेवोल्यूशन, दूसरा फ्रीडम और तीसरा पैशन, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब बात करेंगे सिसिफस की कहानी की, जिसका जिक्र मैंने इस बुक समरी की स्टार्टिंग में किया था। ग्रीक माइथोलॉजिकल स्टोरीज में एक कहानी आती है सिसिफस की। देवताओं ने सिसिफस को एक रॉक को लगातार पहाड़ की चोटी पर एंडलेस टाइम तक पहुंचाने का श्राप दिया था, जिसने देवताओं के अगेंस्ट कोई काम किया था, जिसकी वजह से उसको वो श्राप मिला। सिसिफस ने जियूस का कोई सीक्रेट अपने फादर को बता दिया था। जियूस ने थानोटोस को सिफिसस को टार्टरस में जंजीर से बांधने का ऑर्डर दिया। सिफिसस इस बात को लेकर एक्साइटेड था कि चारोन, जिसका काम स्पिरिट्स को अंडरवर्ल्ड तक ले जाना था, इस मौके पर क्यों नहीं आया था। सिसिफस ने चालाकी से थानाटोस से यह दिखाने के लिए कहा कि जंजीरें कैसे काम करती हैं। जैसे ही थानाटोस उसकी इच्छा पूरी कर रहा था, सिसिफस ने मौके का फायदा उठाया और थानाटोस को ही जंजीरों में बांध दिया। अब इस तरह से डेथ के देवता जंजीरों में बांधे गए तो अर्थ पर किसी की भी डेथ नहीं हो रही थी, जिससे कि पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। वॉर के देवता एरेस इस बात से काफी नाराज हो गए कि उनकी लड़ाइयों का तो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया क्योंकि उनके ओपोनेंट्स नहीं मारे जा रहे। डिसअपॉइंटेड एरेस ने इस मैटर के अंदर इंटरफेयर किया, थानाटोस को फ्री कर दिया, जिससे डेथ होना फिर से शुरू हो गई और सिसिफस को उसके हवाले कर दिया। कुछ वर्जन्स में हेडीज को सिसिफस को जंजीरों में बांधने के लिए भेजा गया था और वो खुद भी जंजीरों में बंद गया था। जब तक वो पाताल लोक मतलब अंडरवर्ल्ड में फंसा हुआ था तब तक कोई नहीं मर सकता था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि देवताओं को सैक्रिफाइस नहीं हो रहे थे और जो बूढ़े थे या बीमार थे वो नहीं मर रहे थे। एंड में देवताओं ने सिसिफस की लाइफ को इतना पैथेटिक बना दिया कि उसकी इच्छा होगी कि वो खुद मर जाए। इसके बाद उसके पास हेड्स को रिहा करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। उसके क्राइम की सजा के तौर पर हेडीज ने सिफिसस को टार्टारस की एक खड़ी पहाड़ी पर एक बड़े से बोल्डर मतलब कि एक चट्टान को लगातार लुढ़काने को कहा। सजा उसे इसलिए दी गई थी कि सिफिसस को अपने ऊपर बहुत प्राउड था कि वो जियूस से भी ज्यादा क्लेवर है और ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वो चट्टान टॉप पर जाने के बाद फिर से लुढ़क कर नीचे आ जाती और सिफिसस को फिर से उसे ऊपर की तरफ खींचना होता। इस तरह की मीनिंगलेस और एंडलेस प्रोसेस को कभी कभी सिसिफियन के रूप में बोला जाता है। इस कहानी से कामू ये बताना चाहते हैं कि अगर ये मिथ वाकई में ट्रेजिक है तो इसका रीजन यह है कि इसका हीरो कॉन्शियस है। जैसे सिसिफस बार बार उस चट्टान को धकेल कर ऊपर ले जाता है और वो चट्टान फिर से नीचे आ जाती है, फिर से वो उसी काम को रिपीट करता है, वैसे ही आज का मजदूर अपने डेली लाइफ में एक ही तरह का काम करता है और उसे रिपीट करता रहता है। क्या उसका लक
कम एब्सर्ड नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सोचिए कि सिसिफस ने देवताओं के अगेंस्ट जाकर इस सजा को पाया है। उसने इतना साहस दिखाया कि वो उनके सामने टिक सके। उसको वो सजा मिलना एक्चुअल में उसकी जीत का ताज बनाती है। ऐसा कोई लक नहीं है, ऐसा कोई भाग्य नहीं है जिसे हराया ना जा सके। अब बात करेंगे एब्सर्ड मैन की। एब्सर्ड मैन को कैसे जीना चाहिए। क्लियरली कोई मॉरल रूल्स तो लागू नहीं होते। ऑनेस्टी को किसी तरह के रूल की जरूरत नहीं होती, हर चीज की परमिशन है। कामू एब्सर्ड लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। वो सीरियल सेड्यूसर डॉन जुआन से शुरू करते हैं। एक एक्टर का एग्जाम्पल देते हैं जो थोड़ी सी पॉपुलैरिटी के लिए एक थोड़ी लाइफ को जीता है। वो शो करता है कि दिखने की किस हद तक एग्जिस्टेंस को डेवलप कर सकते हैं। फिल्म के उन 3 घंटों में वो उस एंड पाथ की पूरी ट्रैवलिंग कर लेता है, जिसे कवर करने में दर्शकों में से एक आदमी को लाइफ लग जाती है। थर्ड एग्जाम्पल में कामू एक ऐसे एब्सर्ड आदमी का एग्जाम्पल देते हैं जो है वॉरियर जो चिंता करने की बजाय एक्शन को चुनता है। वो ये जानता है कि कोई भी लंबे टाइम तक टिक नहीं सकता और उसकी ये जीत कोई आखिरी जीत नहीं है। कामू इन सभी एग्जाम्पल्स में अपने रिसर्च की शुरुआत कुछ कमेंट के साथ करते हैं कि इन सब में क्या सिमिलैरिटी है। एब्सर्ड आदमी केवल अपने करेज पर भरोसा करता है कि लाइफ ने उसे जो कुछ दिया है उससे ज्यादा किसी चीज की उम्मीद नहीं करते हैं और अपने लॉजिक पर डिपेंड करते हैं जो उसे बताता है कि उसके सारे काम इस दुनिया में रिजल्ट देने तक ही लिमिटेड हैं, ना कि इससे परे की दुनिया में। कामू ने उन सारे के सारे आरोपों को खारिज किया जो दिखाते हैं कि डॉन जुआन सच्चे प्यार की सख्त तलाश कर रहा है, कि वो उदास है या वो एक रिपीटेड लाइफ जी रहा है या वो कोई स्वार्थी आदमी है। इसके अपोजिट कामू ने डॉन जुआन को एक ऐसे आदमी के रूप में दिखाया जो प्रेजेंट में पैशन के लिए जीता है। वो अपनी लाइफ में कोई हाई इम्पोर्टेंस पाने की होप के बिना जीता है और वो अपने सेड्यूसर्स की मीनिंगलेसनेस को पहचानता है। वो सच्चे प्यार की तलाश में नहीं है, बल्कि वो अपनी विक्ट्रीज को बार बार रिपीट करने का एक्सपीरियंस करना चाहता है। वो उदास नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि वो कुछ और की उम्मीद करता है या वो सब कुछ नहीं जानता जो उसे जानना जरूरी है। वो क्वांटिटी में इंटरेस्ट रखता है, क्वालिटी में नहीं, और इसीलिए अगर वह ट्रिक्स उसे हमेशा उसके डिजायर्ड रिजल्ट देते हैं तो उन्हें बदलने का कोई रीजन नहीं है। वो सेल्फिश नहीं है, वो अपने तरीके से सेल्फिश हो सकता है, लेकिन वो उन लोगों पर कब्जा करने या उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता है जिन्हें वो मैनिपुलेट करता है। वो अपने कामों का रिजल्ट नहीं भुगतेगा। वो इस बात की पूरी अवेयरनेस में रहता है कि वो कौन है और कहाँ जा रहा है, और शायद इसीलिए उसकी ओल्ड एज ही शायद उसे रोक पाती है। कामू एब्सर्ड आदमियों को एसेंशियली इनोसेंट बताता है। इन द एब्सेंस ऑफ मोरल कोड लोगों को क्रिमिनल या डेंजरस तरीके से बिहेव करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन कामू इसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं मानते, भले ही शायद उन्हें ऐसा करना चाहिए। कामू का ध्यान इंटरनल बिहेवियर पर है जो एब्सर्ड आदमी अपने कामों के लिए अपनाता है। क्या एक सीरियल किलर एब्सर्ड लाइफ जी सकता है? क्या मोरल डाउट्स और गिल्टी से फ्री होकर डॉन जुआन के मैनिपुलेशन में आकर कोई गलत काम करना पॉसिबल नहीं है? और अगर ऐसा है तो यह हमें कामू के एब्सर्ड फिलॉसफी के बारे में क्या प्रॉब्लम दे सकता है? कामू को लगता है कि एक एब्सर्ड आदमी एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा डेंजरस नहीं होगा, लेकिन ऐसा क्यों होना चाहिए इसके लिए वो कभी कोई कंपेलिंग रीजन नहीं बताते। किसी भी तरह के मोरल कोड से बाहर रहने का ये आइडियलिज्म काफी हद तक नीत्शे का है, जिसने मोरल कोड से बाहर रहने के अच्छे और बुरे से परे जीने का कंसेप्ट बनाया। वैसे तो कामू अपने स्टाइल, अपनी बिजनेस और अपने एंड कंक्लूजन्स के मामले में नीत्शे से बहुत अलग हैं, लेकिन उनके थॉट्स की डायरेक्शन में नीत्शे की एक छाप दिखाई देती है। कामू का कंसेप्ट ऑफ एब्सर्डनेस काफी हद तक नीत्शे के निहिलिज्म के इक्वल है और उसका एब्सर्ड आदमी कई मामलों में नीत्शे के फ्री सोल के कंसेप्ट से मेल खाता है। कामू ने जो सेकंड एग्जाम्पल एक एक्टर का दिया था उसके बारे में बात करते हैं। एक्टर के रूप में एब्सर्ड आदमी केवल अपनी लाइफ से अलग लाइफ को देखने और इमेजिन करने से सेटिस्फाई नहीं है, वो उस तरह की चीजों को जीने पर जोर देता है। एक्टर ने जो भी लाइफ जी है और उसने जो भी कैरेक्टर्स निभाए हैं वो दोनों ही चीजें कोई परमानेंट नहीं है। जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनमें से एक एक्टर की पॉपुलैरिटी का लाइफ टाइम सबसे कम होता है। कामू यहाँ पर स्टेज पर एक्टर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो स्क्रीन एक्टर्स की तरह फिल्म में अमर नहीं होते।
कामू के टाइम में या आज भी स्टेज पर जो परफॉर्म करते हैं उनके रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल है। रिजल्ट ये होता है कि उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी ग्रेटनेस उनके देखने वालों के रिएक्शन तक ही लिमिट हो जाती है। एक नॉवेलिस्ट मरने के बाद पॉपुलैरिटी पाने की उम्मीद कर सकता है, लेकिन एक एक्टर जानता है कि उसकी पॉपुलैरिटी केवल उसी तक सीमित है जिसका वो अपने करियर के टाइम के दौरान ही एंजॉयमेंट ले सकता है। इसी तरह किसी नाटक के कैरेक्टर्स के पास अपने एग्जिस्टेंस की टोटलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए बस 3 ही घंटे होते हैं। एक ग्रेट राइटर की पॉपुलैरिटी उसकी डेथ के बाद 500 साल तक भी जिंदा रह सकती है, जबकि एक ग्रेट एक्टर की पॉपुलैरिटी उनके साथ ही खत्म हो जाएगी। कामू का सजेशन है कि अब से 10,000 साल बाद किसी को नहीं पता होगा कि गोएथे कौन थे और उनका कोई भी काम जिंदा नहीं रहेगा। इस थॉट से थोड़ी राहत मिल सकती है कि किसी का भी नाम जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन ग्रेट प्लानिंग में हम किसी भी तरह की अमरता या कोई मीनिंग की आशा नहीं कर सकते जो मरने के बाद हमारी लाइफ को दिया जाएगा। अब जिस टॉपिक की हम बात करेंगे उसका नाम है द एब्सर्ड मैन्स कंक्वेस्ट, मतलब एक एब्सर्ड आदमी की जीत। और कामू इस कैरेक्टर को विनर के रूप में ही बताते हैं। ऐसा लगता है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे थे। कामू वर्ल्ड विक्ट्री की जगह उन रेवोल्यूशन से ज्यादा चिंतित लग रहे थे। एब्सर्ड आदमी के लिए सारे स्ट्रगल्स बेकार हैं और कोई भी विक्ट्री हमेशा के लिए अमर नहीं है, लेकिन उम्मीद के बिना स्ट्रगल ही उसकी लाइफ को डिफाइन करता है। कामू हारे हुए लोअर कैटेगरी के स्ट्रगल को प्रेफरेंस देते हैं जहां स्ट्रगल ज्यादा फास्ट होता है। कामू का कहना है कि रेवोल्यूशनरीज का स्ट्रगल ये इम्पोर्टेंस नहीं रखता कि वो दूसरों पर विक्ट्री पाता है, बल्कि ये कि वो खुद पर विक्ट्री पाता है। इन द एंड विनर के लिए विक्ट्री उतनी ही मीनिंगलेस है जितनी एक्टर के लिए मरने के बाद पॉपुलैरिटी। दोनों के लिए एक ही तरह की अचीवमेंट जो उनके लिए मायने रखती है वो किसी भी तरह की स्पिरिचुअल अचीवमेंट होगी, कुछ ऐसा जो उनकी लाइफ और उनके काम को कुछ मीनिंग देगा। इन द एंड हम बस एक ही बात कहेंगे जो कामू ने कही थी कि 3 ही फैक्टर्स हैं जिनसे लाइफ चलती है, रेवोल्यूशन, फ्रीडम और पैशन। यहाँ पर इस छोटी सी बुक द मिथ ऑफ सिसिफस की बुक समरी खत्म होती है। आपको हमारी बुक समरीज कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। पिछली बुक समरीज के कमेंट सेक्शन में लोगों ने जो बुक सजेशंस दिए हैं उन पर जल्दी ही बुक समरीज बनाई जाएंगी। आप डिसअपॉइंटेड ना हो, जस्ट वेट करें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है, उस पर आप हमें लिख सकते हैं। अगर आप स्टोरियस पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई बुक समरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।